एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, कि ये दो चीजें हैं, इन दो चीजों को मैं कहीं लिखवा नहीं रहा हूँ, इन दो चीजों को आप याद रखना कि जो इंडक्टर है ना, इंडक्टर का काम होता है एनर्जी स्टोर करना, और कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करके रखना, चार्ज को स्टोर करना। और जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का बेसिक काम होता है कि करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना, करंट को रेसिस्ट करना मतलब रोकना। तो ये जो दो चीजें हैं, ये याद रखिएगा कि कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर नहीं करता, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। और कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि एनर्जी इंडक्टर के अंदर कितना चार्ज स्टोर है, क्योंकि इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी, यानी कि इंडक्टर जो है वो मेरे को जूल्स प्रोवाइड कराएगा। और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर मेरे को चार्ज प्रोवाइड कराएगा। इसीलिए जो बैटरी होती है ना, बैटरी के अंदर कैपेसिटर यूज करा जाता है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, और चार्ज अगर वो स्टोर करता है तो चार्ज पर यूनिट टाइम को मैं करंट बोलता हूँ। अगर मेरे पास चार्ज है तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, उसी को मैं करंट बोलता हूँ। तो इसीलिए बैटरी जो है वो करंट सप्लाई करती है। और जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर का एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे हीटिंग एलिमेंट होता है, तो हीट क्या है, हीट इज एन एनर्जी। तो हीट एनर्जी है, तो वो डायरेक्ट मेरे को एनर्जी देता है हीटिंग एलिमेंट। जैसे कि गीजर में होता है इंडक्टर, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन में इंडक्टर होता है, जैसे कि जो अवन होता है उसके अंदर इंडक्टर होता है। तो इसलिए इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। दैट्स व्हाई द टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। कभी भी कैपेसिटर में एनर्जी नहीं होगी, रेजिस्टेंस में एनर्जी नहीं होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि हम ये कहेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको हम जानते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन एज E is equal to minus L di by dt. E is equal to minus L di by dt। अब वर्क डन निकालते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्मॉल टाइम dt, इन स्मॉल टाइम dt। तो मैं ये जानता हूं कि अगर मैं वर्क डन की बात करता हूं, वर्क डन अगर निकाला जाएगा, वर्क डन की क्यों बात करते हैं, क्योंकि वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। अगर मान लीजिए हम किसी भी इक्विपमेंट के किसी भी इक्विपमेंट में कितनी एनर्जी है वो निकाल लेंगे, तो हम ये बता सकते हैं कि वो काम कितना करेगा। जितनी किसी के अंदर एनर्जी होगी वो उतना ही वर्क करेगा। और अगर हम वर्क डन निकाल लेंगे तो हम ये कहेंगे कि जब इसने इतना काम करा है, दैट मीन्स इसके अंदर इतनी ही एनर्जी स्टोर रही होगी, तभी ये इतना काम कर पाया है। तो मैं वर्क डन अगर निकालूं, तो वर्क डन के लिए मैं जानता हूं कि वर्क डन निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि पावर को हम बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो पावर जो होती है वो ये होती है P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात करूं तो ये हो जाएगा dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम की बात करूं तो ये हो जाएगा dt। तो यहाँ से अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूंगा तो बेटा dw इज इक्वल टू p dt। तो वर्क डन अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्मॉल टाइम dt। स्मॉल टाइम में तो, कम टाइम में तो कम ही काम हो पाएगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए स्मॉल वर्क डन यानी कि dw। तो dw इज इक्वल टू p dt। फिर हम ये जानते हैं कि जब p dt है वर्क डन, तो पावर क्या होता है, पावर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है वोल्टेज इनटू करंट, v इनटू आई। अब जब मैं यहाँ पर एक इंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो इसमें कोई इंटरनल रेसिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब जो हमारा ईएमएफ है वही वोल्टेज की तरह एक्ट करेगा। तो मैं पावर को v इंटू आई लिखने की बजाय मैं e इंटू आई लिख सकता हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे dw यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, dw इज इक्वल टू e आई
और dt, ई आई डी टी, ये हो गया। फिर मैं ये जानता हूँ कि जब मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस, इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस जब मैं ईएमएफ की बात कर रहा हूँ तो वो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ई की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर डाल दीजिए, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा माइनस एल। सर ये ई आई कैसे आया था? अच्छा ई आई अच्छा, कैसे आया पावर था? इक्वल्स टू ई, अच्छा हाँ, समझ गया सर, समझ गया सर। पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो वी की हम्म, जगह ई लिखा जा सकता है, ठीक है ठीक ना? है सर। तो ये हो जाएगा माइनस, अच्छा हाँ एक चीज और देखिएगा कि इसको ना माइनस ई आई लिखेंगे। अब रीजन में लिख देता हूँ कि वर्क डन अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ, वर्क डन अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट का मतलब ये है कि ईएमएफ जिस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी ना, तो उसके अगेंस्ट वर्क डन कितना करा जा रहा है, ठीक? नहीं समझे? ईएमएफ देखिए ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा कि कोई एक बैटरी है और ये एक इंडक्टर है, इंडक्टर लगा हुआ है केवल एल, और ये बैटरी है, तो बैटरी में पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है, ये हम जानते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है। लेकिन जब ईएमएफ की बात करते हैं तो ईएमएफ इसके अंदर होता है, बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है, दैट वोल्टेज इज नोन एज ईएमएफ। तो वो जो ईएमएफ है उस ईएमएफ की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ना होकर वो उल्टा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जब वर्क करा जाता है ना, ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करा जा रहा है, तो जब ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करा जा रहा है तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन लगाया है, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट ईएमएफ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वर्क डन इज अगेंस्ट ईएमएफ, और नोट्स में ये सारी चीजें मेंशन करके आपको भेज दूंगा मैं। वर्क डन इज अगेंस्ट ईएमएफ, तो इसलिए माइनस ई आई डी टी, और फिर माइनस एज इट इज, और फिर ई की जगह माइनस एल डी आई बाई डी टी। सर एक बार ये नेगेटिव साइन का दोबारा बता दीजिए। नेगेटिव साइन दोबारा बता रहा हूँ। देखो ऐसा होता है कि जब भी हम बात करते हैं ना, किसी भी इंडक्टर की बात करते हैं, तो हमने एक बैटरी ली, और बैटरी में हम ये जानते हैं कि जैसे ये बैटरी है, तो बैटरी के अंदर मैंने इस बैटरी को मैंने एक बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट करा। जैसे अगर हमारे पास कोई भी बैटरी होती है ना, तो वो बैटरी ऐसे होती है। अगर मैं नॉर्मली जो देखूं, जो हमने घरों में देखा है, जो नॉर्मल वॉल क्लॉक्स में लगाई जाती है, वो ये वाली बैटरी होती है, जिस पर ये आपने देखा होगा एवर रेडी या ड्यूरासेल वगैरह लिखा रहता है, ये आपने देखा होगा। और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। इधर तो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बेटा, इधर नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है? अब पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है कि एक्सटर्नली जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। लेकिन अगर मैं बैटरी के अंदर की बात करूं, तो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ यही होता है कि बैटरी के अंदर कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के अंदर। अब अगर मुझे उसका बैटरी के अंदर का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, ध्यान से समझिएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि वो जो अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल आर जिसको बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर बोलते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर बोलते हैं। अगर बैटरी के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि बैटरी पोटेंशियल को नहीं एक्सट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस है ही नहीं, होता तो मेंशन किया होता। तो अब जब बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो बैटरी की जितनी वोल्टेज है, जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं, एग्जैक्टली वही वोल्टेज बाहर निकल कर आएगी। समझ गए? एग्जैक्टली वही वोल्टेज बाहर निकल कर आएगी। तो अब क्या होता है कि इस वजह से तो मैंने पावर को VI ने लिखकर EI लिख दिया। अब नेगेटिव साइन की बात करते हैं। नेगेटिव साइन कहां से आया कि भाई का बैटरी के अंदर की जब हम बात करते हैं ना, तो अंदर जो है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, मतलब इसका उल्टा। तो वर्क कौन कर रहा है? वर्क करेगा हमेशा, वर्क कर रहा है ये जो बैटरी है, ये वर्क कर रही है।
तो इसमें लिखा हुआ है वर्क डन अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो ईएमएफ इंड्यूस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब ये है कि ईएमएफ जो पैदा हुई, और क्या होता है कि जब भी हम कभी किसी इंडक्टर की बात करते हैं ना, इंडक्टर, तो इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ सोलेनोइड, क्योंकि ऐसे टर्न्स होते हैं इसमें। तो क्या होता है कि जो ईएमएफ, सवाल ये उठता है कि मैं यहाँ पर ईएमएफ की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो ईएमएफ क्या है, जो इसके अंदर वोल्टेज है वो ईएमएफ है, लेकिन ये किसी रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस से कनेक्टेड नहीं है, ये एक इंडक्टर से कनेक्टेड है। इंडक्टर इज जस्ट लाइक अ सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या करती है कि ईएमएफ जो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उल्टी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, उसका उल्टा हुआ डायरेक्शन। ठीक है, इंडक्टर में हमने करा था ना कि इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। वो लेंज लॉ था ना कि which opposes the cause which produces it। तो cause जो है जो Yes, इसके sir. अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है वो तो ये करंट है, करंट की डायरेक्शन ये है, लेकिन इस ईएमएफ की डायरेक्शन ये है, उल्टी है। तो इसका मतलब जब इसकी डायरेक्शन उल्टी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो जो वर्क डन करा जा रहा है, जो वर्क डन करा जा रहा है वो वर्क डन इसी वजह से नेगेटिव हो गया यहाँ पर। समझ गए? Yes, sir. समझ गए? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है? चलिए, अब मैं ये देखता हूँ कि ये माइनस हो गया और ये माइनस एल डी आई बाई डी टी है। नाउ ये मेरा ई था, एक मिनट, ये मेरा ई था, माइनस साइन तो बाहर था, बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट ईएमएफ भी मैंने गलत लिखा है, मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना चाहिए। वर्क डन इज अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो इंड्यूस क्यों हो रहा है? आपके दिमाग में एकदम ये चीज आ सकती है कि यार यहाँ पर कोई मैग्नेट तो है नहीं, तो मैग्नेटिज्म में इंड्यूस होता था। तो याद रखिएगा इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ सोलेनोइड, और सोलेनोइड क्या होती है, जैसे ही सोलेनोइड में आपने करंट फ्लो करा, सोलेनोइड स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो अब क्या होगा इसमें कि इसलिए माइनस साइन आया, फिर ई की जगह मैंने लिख दिया माइनस एल डी आई बाई डी टी, स्टैंडर्ड रिलेशन है, वही है लेंज लॉ वाला। ठीक, माइनस एल डी आई बाई डी टी, और ये आई हो गया, इसको आई को यहाँ लिख दो ऐसे, और फिर dt, ये dt ऐसे, dt से तो dt कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो dw कितना हो गया, प्लस का एल आई डी आई, प्लस का एल आई डी आई। अब आप बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि अब मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट हम करेंगे इसको, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो जब मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो गया dw का इंटीग्रेशन, और इधर इंटीग्रेशन एल आई डी आई। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है करंट, और होगा भी करंट, वेरिएबल होगा भी, ज्यादातर डेरिवेशंस में करंट ही वेरिएबल होगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट एसी, और एसी में ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट ऑल्टर करता है यानी कि वेरी करता है। तो अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं उसको, करंट को अपनी पीक वैल्यू तक हम इंटीग्रेट करते हैं। तो करंट की पीक वैल्यू हो या वोल्टेज की पीक वैल्यू हो, उसको हम करंट की पीक वैल्यू को आई नॉट बोलते हैं, वोल्टेज या ईएमएफ की पीक वैल्यू को हम ई नॉट बोलते हैं। तो करंट की पीक वैल्यू लेंगे क्योंकि करंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 0 से आई नॉट। ठीक, फिर इधर बताता हूँ इस तरफ। अब इस तरफ देखिएगा, जैसे dw को इंटीग्रेट कर रहा तो बेटा ये हो गया w, टोटल वर्क डन, और l इज अ कांस्टेंट, l को निकाल लो बाहर, और फिर जब i डी करेंगे तो ये वही है ना, जैसे x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, सिमिलरली i डी का इंटीग्रेशन i स्क्वायर अपॉन 2, एंड योर लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज i नॉट, 0 टू i नॉट, तो w इज इक्वल टू l i नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और इसको हम ये बोल देते हैं w इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, w इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। और इसी को हम ये बोल देते हैं कि दिस वर्क डन is stored as magnetic field energy
magnetic field energy in an inductor. मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर। बताइए जी, एनर्जी वाला तो क्लियर हो गया? हाँ यस सर। सर। एनर्जी वाला क्लियर है, चलिए। अच्छा इतिका आ गई है। अच्छा इतिका क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा मेरे को ना बता देना बेटा एलसी ऑसिलेशंस मुझे कराना है या नहीं कराना है, सिलेबस में है नहीं, हटा दिया मैंने, देखा था। सर डिलीटेड में नहीं लिखा हुआ वो एलसीसी कटा है कि नहीं कटा है, तो आप एक बार करा देना वो। चलो करा दूंगा ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर। इंडक्टर में अगर एनर्जी है तो कुछ ना कुछ पावर भी होगी। तो अगला टॉपिक एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर। एवरेज पावर associated with an inductor। अब एक चीज देखिएगा, जैसे हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में जो हमारा करंट होता है, करंट π/2 लैग बिहाइंड करता है बाय वोल्टेज। तो हम ये कहते हैं कि लेट द वोल्टेज थ्रू एन इंडक्टर, let the voltage through an inductor be capital V is equal to V naught sin omega t। ठीक है, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहो तो E is equal to E naught sin omega t भी लिख सकते हो। आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि हम हर एक डेरिवेशन में तो E is equal to E naught sin omega t लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर V क्यों ले लिया? ये जनरली किस लिए लिया जाता है कि हमें एक जो चीज है वो डायरेक्टली हमको ये लर्न रहती है तो P is equal to VI। ठीक, तो इस वजह से V is equal to V naught ले सकते हैं, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। आप चाहो तो E ले लो, आप चाहो तो V ले लो। यहाँ पर भी आप देखिए कि मैंने पावर को EI लिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप V ले लो या E ले लो। E लोगे तो E naught sin omega t हो जाएगा। एंड करंट थ्रू इट, करंट में आपको पता ही है कि I is equal to I naught sin omega t minus π/2, I naught sin omega t minus π/2। तो ये हमारे पास वोल्टेज हो गया और करंट हो गया। माइनस π/2 क्यों? क्योंकि इंडक्टर के केस में वो π/2 लैग बिहाइंड करता है करंट वोल्टेज से। उसके बाद जब इतना आ गया तो मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ कि ये जो ओमेगा टी माइनस π/2 है, मैं चाहता हूँ कि इसको ये π/2 ये जो इतना लंबा लिखा हुआ है ये हट जाए। तो हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ से जो ये ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस π/2 है मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। तो आई नॉट और साइन, यहाँ पर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा π/2 माइनस ओमेगा टी, ये हो गया। अब साइन साइन माइनस थीटा, ये क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस आई नॉट साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। मतलब ये क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये v हो गया, ये i हो गया। क्या निकालना चाह रहे हैं हम? एवरेज पावर। तो एवरेज पावर देखिएगा किस तरह से निकलेगा। सबसे पहले मैं वर्क डन ही निकालूंगा जैसे मैंने यहां पर निकाला था।
Now work done in small time dt, इन स्मॉल टाइम dt, इसमें अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन हमारा वही हो जाएगा dw इज इक्वल टू p dt, है ना, dw इज इक्वल टू p dt, ये हो गया। dw को तो एज इट इज लिखा रहने दो, dw और p क्या हो जाएगा, p होता है v इंटू आई, ठीक है, तो p को आप कर दीजिए v इंटू आई, ये हो गया v आई और dt। अब क्या करें, यहां से v की वैल्यू इसमें डाल दो और i की वैल्यू इसमें डाल दो, दोनों वैल्यूज डाल दो, तो dw क्या हो गया, dw हो गया v की जगह v नॉट साइन ओमेगा टी और i की जगह माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो देखिए ये v हो गया, ये i हो गया और फिर क्या बचा dt, dt को इधर लिख दो ऐसे, dw इज इक्वल टू माइनस v नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt। फिर क्या करो, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt। ये किस लिए करा है, ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है साइन 2 थीटा, ठीक। तो ये मेरे पास हो गया dw इज इक्वल टू माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 और ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी dt। ये मेरे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर एवरेज पावर निकालना है, तो एवरेज पावर देखिएगा, therefore एवरेज पावर डिसिपेटेड पर साइकिल, डिसिपेटेड मतलब खर्च हो जाने को कहते हैं, पावर जो खर्च होती है उसको डिसिपेशन बोलते हैं, पावर डिसिपेशन। एवरेज पावर डिसिपेटेड पर साइकिल विल बी, पर साइकिल का मतलब जब एवरेज पावर निकाला जाता है, मैंने आपको बताया था जब भी हम एवरेज पावर निकालेंगे तो एवरेज पावर निकालेंगे हमेशा पूरी की पूरी एक साइकिल के लिए, कि पूरी साइकिल में हमारा पावर का एवरेज कितना निकल कर आया। तो पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लिया, लेकिन मेरे को पूरा का पूरा वर्क डन निकालना है पूरी साइकिल के लिए, तो पूरी साइकिल में हमारा टाइम कितना हो जाएगा, पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड जिसको हम कैपिटल टी बोलते हैं, तो टाइम पीरियड 0 से स्टार्ट होगा और कैपिटल टी तक जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा पावर हो जाएगा, एवरेज पावर को मैं बोल दूंगा बेटा पी एवरेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब जो ये वर्क डन है, ये वर्क डन कैसे निकलेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो है, अगर उसी को इंटीग्रेट कर दें तो पूरा का पूरा वर्क डन आ जाएगा। तो क्या होगा, देखिएगा पी एवरेज इज इक्वल टू डब्ल्यू कैसे आएगा, डब्ल्यू आएगा इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी डी डब्ल्यू, 0 से कैपिटल टी डी डब्ल्यू और अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। तो ये जो W है ये कैसे आया, ये जो DW है इसको पूरे को आपको DW को इंटीग्रेट कर देना है, कहां से कहां तक, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। कंप्लीट साइकिल में 0 से लेकर टाइम कहां तक जाता है, पूरे टाइम पीरियड के लिए, ठीक। तो मैंने समझ गया ना, ये मेरे को वेवफॉर्म बनाकर दिखाने की जरूरत तो नहीं है कि पूरा एक कंप्लीट टाइम पीरियड कितना होता है कैपिटल टी, समझ गया ना, ठीक है। यस सर। ठीक है जी, मैं चलता हूँ आगे, इस तरफ करूंगा इसको। ये हो गया पी एवरेज इज इक्वल टू टी, तो अलग निकाल दो, 1 अपॉन टी कर दो इसको, 1 अपॉन टी और इंटीग्रेशन 0 से टी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी
और dw ये हो गई पूरी वैल्यू माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी और dt ये हो गया। अब माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 ये तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सिर्फ t है वेरिएबल, तो बाकी सारी चीजें उनको आप बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन 2t और इंटीग्रेशन 0 से t और साइन 2 ओमेगा टी dt, साइन 2 ओमेगा टी dt। अब देखिएगा साइन का इंटीग्रल क्या होता है, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन 2t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और फिर 2 ओमेगा टी को करेंगे डिफरेंशिएट और डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी उससे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे चेन रूल होता है डिफरेंशिएशन का कि हमने जो भी टर्म है उसको एक बार डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद जो फर्दर दूसरा फंक्शन है उसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में जो दूसरा फंक्शन है उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करके डिवाइड में ले जाते हैं। तो माइनस cos 2 ओमेगा टी ये तो हो गया साइन का इंटीग्रल, और फिर 2 ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करा टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया 2 ओमेगा, तो उससे डिवाइड कर दिया बिकॉज ये इंटीग्रेशन है इसलिए डिवाइड करा। अब लिमिट 0 से लेकर कैपिटल टी, अब माइनस मेरे काम का नहीं है, 2 ओमेगा मेरे काम का नहीं है क्योंकि मुझे तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी डालना है एक बार और एक बार 0 डालना है, तो इसको आप बाहर निकाल लो माइनस 1/2 ओमेगा को। बेटा ये हो गया मेरे पास, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया पी नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू 2 हो गया 4t, पी नॉट आई नॉट अपॉन 4t और ओमेगा, ओमेगा को भी निकाल लो बाहर, और अब मेरे पास बचता है cos 2 ओमेगा टी और 0 से कैपिटल टी, ये हो गया। अच्छा जी, वी नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा और कैपिटल टी, 4 ओमेगा और कैपिटल टी। अब यहाँ पर आप वैल्यू डालिए, जैसे हमारे पास ये है cos 2 ओमेगा टी, तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी डाल दो, अपर लिमिट cos 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस cos 2 ओमेगा इंटू 0, और ये दिख नहीं रहा है, सीधा सीधा छोड़ो, जब टी की जगह 0 डाल देंगे cos 0 हो जाएगा, cos 0। अच्छा, अब इसके बाद cos 2 ओमेगा टी है, और मैं जानता हूँ कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको, पी एवरेज is equal to V naught I naught upon 4 omega t, V naught I naught upon 4 omega t is equal to cos 2 into omega कितना 2 पाई अपॉन t, ये ओमेगा की वैल्यू होती है, और कैपिटल T और माइनस cos 0 कितना हो जाएगा 1, t से t कट गया, V naught I naught अपॉन 4 ओमेगा t, ये आ गया cos 4 पाई माइनस 1 V naught I naught अपॉन 4 ओमेगा टी। अब देखिएगा cos में जो पाई होता है ना, पाई के जितने भी ऑड मल्टीपल होते हैं वो तो होते हैं -1, और पाई के जितने भी इवन मल्टीपल होते हैं वो सारे के सारे +1 होते हैं। ठीक है भाई, cos 0 +1, फिर अगला cos 2 पाई यानी कि cos 360 डिग्री वो भी +1, फिर 4 पाई, 4 पाई हमारा कितना हो गया 720 डिग्री, वो भी हमारा +1, तो ये +1 हो गया, 1 -1 0, 0 इंटू एनीथिंग, तो एवरेज पावर जो है वो हमेशा 0 होगी। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। क्लियर है, चलिए जी। अच्छा, अब इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें नेक्स्ट है कि जैसे हमने कहा कि हमेशा जो एवरेज पावर है, एवरेज पावर इंडक्टर के अंदर एवरेज पावर जो है वो 0 आएगी। अब इसी तरीके से हम कैपेसिटर की अगर बात करें तो कैपेसिटर में सिर्फ और सिर्फ चार्ज स्टोर होता है, कैपेसिटर में एनर्जी नहीं होती स्टोर, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है। कितनी होती है एनर्जी? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, वो होती है इंडक्टर में स्टोर होने वाली एनर्जी। तो हम एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर करा था
यहाँ पर अब बात करेंगे कैपेसिटर कि क्या कैपेसिटर के अंदर भी कोई एनर्जी स्टोर होती है, और अगर एनर्जी स्टोर होती है तो वो कितनी है। तो हम ये कहेंगे कि कैपेसिटर में बेसिकली चार्ज स्टोर होता है, क्या उसकी वजह से कुछ एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड होती है या नहीं होती, वो देखते हैं जरा। तो एनर्जी एनर्जी associated with a capacitor। इंडक्टर का देख लिया, अब जरा कैपेसिटर की बात करते हैं। एनर्जी एसोसिएटेड विद अ कैपेसिटर, वी नो दैट कैपेसिटर is used to store charge, is used to store charge। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ Q से, मान लिया कि वो जो चार्ज स्टोर करता है वो चार्ज स्टोर करता है Q, ठीक है। अच्छा, Q is equal to V is equal to Q upon CV बोल, Q upon C बोल दो, या Q is equal to CV बोल दो, ठीक है। V is equal to Q upon C। अच्छा, अब इसके बाद वोल्टेज जो है, वोल्टेज का बिल्कुल वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है। तो इंफिनिटी से एक पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करा जाता है एक चार्ज का, एक चार्ज को लाने में इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाकर रखने में जो वर्क डन करा जाता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ये भी बोल देते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आप ये देखिएगा कि जैसे मैंने इंडक्टर के केस में हम वर्क डन जब लेकर चले थे इंडक्टर के केस में, तो इंडक्टर के केस में हमने वर्क डन लिया था पावर अपॉन टाइम, पावर पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो लिया था, सॉरी पावर को लिया था वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसी तरीके से कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर के केस में मैं V का ये वाला फंडा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मैं V का ये वाला जो बेसिक डेफिनेशन होती है मैं इसको लेकर चलूंगा। तो यहाँ से हमारा W कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू, समझ रहे हैं, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो अब आप ये देखो, मैं इधर कर रहा हूँ इसको, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी एक, पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स रहेगी। और अगर हम ये कहते हैं कि अब हम एक छोटे टेस्ट चार्ज की बात करते हैं, तो अगर एक छोटा सा चार्ज है तो उस छोटे से चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो भी कम ही करना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे स्मॉल वर्क डन और ब्रिंगिंग अ स्मॉल एडिशनल चार्ज dq। स्मॉल वर्क डन का मतलब स्मॉल dw और स्मॉल चार्ज का मतलब dq। तो ये dw अगर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, v इंटू dq, dw इज इक्वल टू v इंटू dq, ये हो गया dw इज इक्वल टू v इंटू dq। अच्छा, v क्या है, q अपॉन c, रखिए यहाँ पर q अपॉन c और dq, ठीक है। अब जब इतनी वैल्यू है मेरे पास, मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन
dw is equal to integration q upon c dq। ठीक है, dq मतलब क्या, ये वेरिएबल क्या है यहाँ पर q है ना, तो q को रखेंगे है ना और c को बाहर निकाल लेंगे। dw is just like dx, dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है, dw को इंटीग्रेट करेंगे तो w आ जाएगा। ये w हो गया is equal to 1 upon c इंटीग्रेशन q into dq। तो w is equal to 1 upon c q dq, x dx का क्या होता है x square by 2, तो q dq का क्या हो जाएगा q square by 2। ठीक है, इसको आप बोल दीजिए w is equal to half q square upon c। w is equal to half q square upon c। अच्छा, अब ये हो गया, तो वर्क डन की क्या बात होगी, वही सीधी सीधी बात कि दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी इन अ कैपेसिटर। जब भी हम वर्क डन निकालते हैं, एनर्जी की जब भी बात होगी तो निकाला ही वर्क डन जाएगा। ये कहेंगे जो भी वर्क डन है वो दिस वर्क डन is stored, this work done is stored as इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, वहां पर मैग्नेटिक एनर्जी था, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, वो अभी बताता हूँ क्या है। द कैपेसिटर, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या है, आप ये देखिए, इसको मैं यू बोल दूंगा, यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। देखिए कैपेसिटर की रेटिंग होती है, कैपेसिटर की रेटिंग होती है, वो रेटिंग जो है वो फिक्स होगी। कैपेसिटर की यूनिट हम जानते हैं फैराड होती है, तो कैपेसिटर की रेटिंग होती है कि भाई इतने फैराड का कैपेसिटर, इतने माइक्रो फैराड का कैपेसिटर, इतने मिली फैराड का कैपेसिटर, तो वो तो फिक्स है। जैसे रेसिस्टेंस होता है ना कि फिक्स वैल्यू रेसिस्टेंस की, तो इसी तरह से कैपेसिटर की फिक्स वैल्यू होगी। अच्छा, तो ये तो कैपेसिटर की फिक्स वैल्यू हो गई। अब एनर्जी जो है वो टोटली किस चीज पर डिपेंड कर रही है, वो टोटली चार्ज पर डिपेंड कर रही है, यानी कि चार्ज होता है स्टोर, लेकिन बाय दिस रिलेशन, जिस रिलेशन की हेल्प से मैंने ये वर्क डन निकाला, तो बाय दिस रिलेशन मैं ये कह सकता हूँ कि जितना ज्यादा चार्ज किसी बैटरी के अंदर, किसी कैपेसिटर, कैपेसिटर जो है बेसिकली बैटरी जो है वो बेसिकली कैपेसिटर से मिलकर बनती है, तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतनी ही उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बताइए। अरे हाँ आवाज सर। नहीं आई क्या, आकृति, आकर्ष, इतिका, क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है जी, ठीक है। चलो जी, अब ये तो हो गया एनर्जी एसोसिएटेड। तो जैसे हमने एनर्जी निकाली इंडक्टर की, पावर निकाली इंडक्टर की, एनर्जी निकाली कैपेसिटर की, अब पावर निकालेंगे कैपेसिटर की। तो पावर देखिएगा, यहाँ भी बिल्कुल सेम अप्रोच है। अगर आपने इंडक्टर वाला कर लिया, इंडक्टर वाला आपने कर लिया, तो इंडक्टर में आप क्या लेकर चले थे, इंडक्टर में आपने ये लेकर चले थे कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वो फंडा लेकर चले थे और वहां से वर्क डन निकाला था। ठीक, और इसमें हम क्या लेकर चल रहे हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, हम ये वाला फंडा लेकर चल रहे हैं। और फिर जब मैं पावर की बात करूंगा तो सॉरी, जो वोल्टेज है, वोल्टेज को तो हम वही लेकर चलेंगे, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं एवरेज पावर लिखता हूँ जरा, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के साथ में एवरेज पावर कितनी हो जाएगी, ये देखिएगा, इसमें हम ये कहेंगे कि जो V है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी।
और अब अगर मैं करंट एसोसिएटेड की बात करूं तो करंट जो है वो इसमें ना लीड अहेड करता है भाई पाई/2। तो ये ऐसे हो गया कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। क्या होगा, पाई/2 को पहले लिख लो, आई नॉट साइन पाई/2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री में जब कुछ ऐड होता है तो हम पहुंच जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही आएगा, और 90 इंटू 1 है, ऑड मल्टीपल है, मतलब साइन का कॉस बन जाएगा। ये हो गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब आप ये देखिएगा, जब एवरेज पावर की बात करेंगे तो एवरेज पावर के लिए बिल्कुल सेम फंडा जो हमने उसमें यूज करा था इंडक्टर के केस में, कि पहले वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन के लिए क्योंकि मैं पावर निकाल रहा हूँ तो मुझे v इंटू आई वाला फंडा लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और v इंटू, क्योंकि मैं पावर निकाल रहा हूँ इसलिए v इंटू आई, और v इंटू आई मतलब पावर, और पावर के साथ में रिलेट किसको करना है, वर्क डन को। तो फिर मैं बिल्कुल सेम इंडक्टर वाला ही रिलेशन लेकर चलूंगा कि dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p dt। dw इज इक्वल टू p dt। तो dw इज इक्वल टू p क्या है, v इंटू आई, vi dt। तो dw इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t, और i क्या है, i नॉट कॉस ओमेगा t। और लास्ट में dt, v नॉट आई नॉट एक तरफ लिखो और 2 से इसको डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और dt। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। बिल्कुल सेम वही स्टेप्स हैं, v नॉट आई नॉट अपॉन 2, और ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी dt। फिर एवरेज पावर निकाली जाएगी, तो एवरेज पावर फिर वही कंप्लीट साइकिल के लिए निकालेंगे। तो एवरेज पावर और अ कंप्लीट साइकिल, तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर वर्क डन अपॉन टाइम, तो W अपॉन टी। W क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t W अपॉन कैपिटल T। अब इसमें कैपिटल T को अलग निकाल लो, P इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से t कैपिटल DW। अब DW की जो वैल्यू है वो डालिए ये वाली, तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से t। DW क्या हो गया, यही V नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी dt। अब जरा देखिएगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली यही तो रिलेशन आया था जब एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर निकाल रहे थे, हाँ सर, है ना। छोड़ दूं इसको, हो जाएगा सर। है ना, ये तो आगे बिल्कुल सेम है, यस सर, हो जाएगा। सेम है, तो इसमें फालतू में टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए जी, एक दो क्वेश्चन देख लें, एक दो क्वेश्चन देख लें, बताइए। हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इसके बाद तो बस एलसीसी और ट्रांसफार्मर बचाना। इसके बाद में वो एलसी ऑसिलेशंस, ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है जो आपने 10th क्लास में करा है। हाँ सर। बस उसमें हाँ थोड़ी सर, सी, वो तो छोटा ही है हाँ काफी। थोड़ी सी बस इक्वेशन और आ जाएगी, बस इक्वेशन को भी लिखने के लिए, उसमें कोई डेरिवेशन या लंबा चौड़ा कोई प्रूफ नहीं है।
और फिर नेक्स्ट आपको मालूम ही होगा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो भी छोटा ही चैप्टर है। A light bulb is rated at 100 watt. A light bulb is rated at 100 watt for a 220 volt supply. For a 220 volt supply. Full stop. ऐसा लरोड़ा है आप लोगों के पास अभी है? यस सर है। अभी ऐसा लरोड़ा है तो इसमें एनसीईआरटी और सीबीएसई वाले क्वेश्चंस करने हैं। मैं एक बार डिस्कस कर लूं? आकर्ष है? सर है। ले आओ एक बार। इतिका तुम्हारे पास है? इतिका एसएल है? इतिका को आवाज नहीं जा रही है। सर मैंने प्रदीप है? नहीं है? सर मैंने प्रदीप ले रखी है। क्या प्रदीप ले रखी है? अच्छा चलो मैं फिर करवाता हूँ उसको। तो लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट। आप दोनों के पास है ना, तो 7.34 पेज निकाल लीजिए। मैं पेज नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है सर। पेज नंबर 7.34 का सॉल्व एग्जांपल है। 7.34 पर सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 50। एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का तो कोई छोड़ ही मत देना। The light bulb is rated at 100 watt for a 220 volt supply. Full stop. Find E part, resistance of the bulb, resistance of the bulb, resistance of the bulb. B part है peak voltage of the source, peak voltage of the source. और C part है the RMS current through the bulb, RMS current through the bulb. A light bulb is rated at 100 watt for a 220 volt supply. ठीक है, तो इसमें आपको क्या दे रखा है कि जब भी ये दे रखा है ना कि किसी भी जब रेटिंग दे रखी होती है किसी भी बल्ब की या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वॉटेज में, तो आप ये नोट करिएगा कि उसको ना एवरेज पावर दे रखी होती है उनको 100 वॉट। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने वोल्टेज जो दे रखी है वो भी आरएमएस वैल्यू होती है 220 वोल्ट। अब वो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। P एवरेज इज इक्वल टू P, हमारे पास एक तो होता है V इंटू आई, एक होता है आई स्क्वायर आर, और एक होता है V स्क्वायर अपॉन आर। तो आप V स्क्वायर अपॉन आर यूज कर सकते हो यहाँ पर, V आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर। तो V आर एम एस क्या हो जाएगा, ये 220 का स्क्वायर, और P एवरेज है ही 100, 220 का स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हो। छोड़ दूं इसको मैं? यस सर। छोड़ दूं? अच्छा सुनो, मैं इसमें ना एक काम करता हूँ, इसके क्वेश्चंस हैं, तुम तो दोनों नोट करो। एग्जाम्पल 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56। 56 भी एनसीईआरटी का है। 56 और आपका 61, 62। हाँ, ये एग्जाम्पल्स हैं। और इतिका मैं ना ये 3 पेजेस में है, मैं 3 पेजेस में है, और मैं ना इनकी फोटो खींच के भेजूंगा, और मैंने पेंसिल से टिक लगा रखा है उन एग्जाम्पल्स पर। ये क्वेश्चन भी है और सॉल्यूशन भी, और बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है।
कि अगर कहीं पर रेसिस्टेंस का मतलब अगर कहीं पर रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है तो वो तो आप सीधा सीधा निकाल ही लोगे आप ओम्स लॉ लगाकर, और बाकी रिएक्टेंस पूछा जा रहा है, कई जगह इम्पीडेंस, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों दे रखे हैं। मैं एक बार भेजता हूँ, करके देख लेना, बहुत आराम से हो जाएगा। सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो ना? जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करा था, वहां समझने वाली चीज थी। यहाँ पर समझने वाला कुछ नहीं है, सीधा वैल्यू डालो और आंसर निकालो। एक में भी आपको मुश्किल नहीं लगेगी। सुन रहे हो? मार्क कर लिया बेटा तुमने? मैं वो वाले करवा रहा हूँ Yes, sir. जिसमें सीबीएसई और Sir. एनसीईआरटी मेंशन्ड है, वो मत छोड़ना कोई भी। तो 50 से लेकर 56 तक और 56 तक 61 सर। और 62, बस इतना कर लीजिए, और बाकी ठीक फिर है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। Okay, sir. Good night, sir. गुड नाइट।